everybody and welcome to another episode of शतोशी समाचार। इस हफ्ते हमारे पास एक काफी बेहतरीन न्यूज, कुछ अच्छे कुछ बुरे। वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो हुए हैं। ऑर्डिनल्स के बारे में बात करेंगे, काफी हॉट टॉपिक है बिटकॉइन टेक्निकल कम्युनिटी में। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि नाइजीरिया, अर्जेंटीना एंड लेबनान में करेंसी क्राइसिस अभी भी बरकरार है। उसी के साथ चालू करते हैं आज का हमारा सतोशी समाचार का एपिसोड। सो विशाल, व्हाट डू यू हैव टुडे एट द स्टार्ट? आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स के साथ। तो ये पहला चार्ट है, बिटकॉइन का बुल मार्केट है, उसका कोरिलेशन दिखाया गया है चाइनीज युआन की स्ट्रेंथनिंग के साथ। तो चाइनीज युआन एक फ्री फ्लोट करेंसी नहीं है, बट चाइना की गवर्नमेंट है वो किसी हद तक उसको डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा ट्रेड होने देती है, तो वो एक रेंज में जनरली घूमता है। और हमने ये ऑब्जर्व करा है कि जब भी चाइनीज युआन डी वैल्यू हो रहा होता है डॉलर के अगेंस्ट, विच मीन्स डॉलर अप्रिशिएट हो रहा होता है, उस टाइम पे जनरली एक बेयर मार्केट रहती है बिटकॉइन में। और जब भी बिटकॉइन में बुल मार्केट आई है, वो जनरली कंपनी करा है चाइनीज युआन की एप्रिसिएशन के साथ, और इन अदर वर्ड्स यूएस डॉलर है उसकी डेप्रिसिएशन के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो चाइनीज युआन भी तभी स्ट्रेंथन होता है जब डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा होता है। और हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 115 टच करके आया रिसेंटली, और अभी 102 के आसपास घूम रहा है। 2-3 महीने में डेप्रिशिएट करा है जो डॉलर इंडेक्स है, उसी की वजह से जो चाइनीज युआन है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। जब डॉलर इंडेक्स वीकन करता है तो एक तरह से लिक्विडिटी सारे एसेट क्लासेस में आती है। हमने देखा कि स्टॉक मार्केट्स भी वर्ल्ड वाइड रिकवर करी हैं, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एंड नॉट टू मेंशन बिटकॉइन में 40% की रैली आई है। ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट था जो हमने सोचा कि दर्शकों को हमें दिखाना चाहिए। ये दिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर का प्राइस गिर रहा है, मतलब डॉलर के ऊपर से लोगों का कॉन्फिडेंस घट रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है कि चाइनीज युआन एंड रशियन रूबल, दीज आर टू मोस्ट कॉम्पीटिंग करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट में। जब डॉलर डिवैल्यू होते हैं, जैसे बिटकॉइन का प्राइस में भी वो कॉन्फिडेंस आता है, ये बाकी जो कॉम्पीटिंग करेंसीज है उसके प्राइस में भी कॉन्फिडेंस फिर से दिख जाता है। शायद वही हो रहा है मार्केट में अभी। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी हो सकता है। 30 या 40 साल का अगर हम डॉलर इंडेक्स का ग्राफ देखें तो सम एक्सटेंट सिक्लिकल रहता है कि डॉलर कुछ सालों के लिए स्ट्रेंथन होता है एंड देन कुछ सालों के लिए वीकन होता है, एंड देन बाकी करेंसीज उसके ऑपोजिट रिएक्ट करती हैं। बट एक लॉन्ग टर्म डॉलर की जो डेप्रिसिएशन वाली साइकिल है, डॉलर में बेयर मार्केट है, वो भी ऑलमोस्ट या तो स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है। और ये हमने देखा कि रिस्पेक्टेबल मैक्रो हेज फंड मैनेजर्स जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स वाले थॉट प्रोसेस से अलाइंड है, वो भी काफी टाइम से मार्केट में सिग्नल्स दे रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट, मतलब मल्टी डेकेड डॉलर बेयर मार्केट स्टार्ट होने की कगार पे ही है। तो हमें नहीं पता कि ये उसी ट्रेंड का स्टार्ट है कि ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है जो डॉलर वीकनिंग का स्टार्ट हुआ है। तो वॉट एवर दैट इज, वो डॉलर वीकनिंग का जो इम्पैक्ट है वो सारे एसेट क्लासेस में दिख रहा है, और वो सारे एसेट क्लासेस एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। टोटली। एंड उसी के साथ आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चार्ट में, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई से जो डेप्रिसिएशन होते हैं वो हार्विंग से कैसे रिलेटेड है। ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग चार्ट लगा कि उन्होंने ब्लॉग नंबर 144900 देखा है आफ्टर एवरी हैफिंग। तो हैफिंग ऑलमोस्ट 2 लाख ब्लॉक्स के बाद होती है, रफली 4 इयर्स के बाद। 1,44,900 ब्लॉक्स आफ्टर हाफिंग का ग्राफ प्लॉट करके देखा है। तो पहली हाफिंग के बाद इतने ब्लॉक्स जब हुए थे तब भी एक बेयर मार्केट चल रहा था, ऑलमोस्ट बेयर मार्केट का बॉटम चल रहा था। सेकंड हाफिंग के बाद जब ब्लॉक 144900 आया तब भी ऑलमोस्ट बेयर मार्केट चल रहा था, और अब भी ये ब्लॉक बिल्कुल रिसेंटली आके हटा है, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट हम बेयर मार्केट से निकल रहे हैं। तो ये हमें लगा कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो ये दर्शा रहा है कि बिटकॉइन की बेयर एंड बुल मार्केट्स है वो जो हैफिंग्स है उनके साथ कितने ज्यादा कोरिलेटेड है। ये एक स्ट्रिक्ट सिग्नल है कि हम एक बेयर मार्केट टेरिटरी को एग्जिट कर चुके हैं और हम आने वाले टाइम में एक बुल मार्केट की तरफ देख रहे हैं। ये जो पैटर्न है हार्विंग का, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रह जाते हैं। एंड हार्विंग का एक पीरियड का फ्रीक्वेंसी रहता है 4 साल की। तो 4 साल की ठीक बीच बीच में एक बुल रैली आते हैं एंड ऑल टाइम हाई मिलता है, जो लास्ट टाइम हम लोगों को 65,000 में मिला। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से बोला ये जा सकता है कि ये साल तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है बिटकॉइन के लिए। जिस तरह से हम लोग 13,000 का रेजिस्टेंस मैच किया है, तो वहां से फिर से रिबाउंड होके 20,000 के ऊपर आया है प्राइस। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज, वी कैन बी सीइंग इफ नॉट ऑल टाइम हाई बट अ वेरी क्लोज प्राइस टू दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो काफी एक्साइटिंग न्यूज
न्यूज़ है बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग बिटकॉइन यूज़ करते हैं और बिटकॉइन में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उनके लिए। बिटकॉइन में अगर आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, आपका मिनिमम विंडो पीरियड 2 हाल्विंग तो होना ही चाहिए। 2 हाल्विंग के पहले आप शुड नॉट बी कैलकुलेटिंग आरओआई ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। उसके साथ चलते हैं। ये भी बढ़िया चार्ट था और ये बता रहा है कि जो जनवरी का मंथ है वो इतना बढ़िया नहीं रहता बिटकॉइन के लिए। ये जनवरी जो 2023 का था, इसमें हमने ऑलमोस्ट 40% का उछाल देखा है बिटकॉइन के प्राइसेस में। और सिमिलरली जनवरी जो 2013 का था, उसमें भी ऑलमोस्ट रफली 44% का उछाल आया था। 2023 का जनवरी है, ये 2013 की जनवरी के बाद सबसे बढ़िया जनवरी था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट था जो हमने सोचा दर्शकों के साथ शेयर करा जाए। और अगर हम आखिरी चार्ट की तरफ चले, बिटकॉइन की प्राइस के साथ कोरिलेटेड नहीं है, यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मिला और ये बिटकॉइन ट्विटर पे इस हफ्ते काफी पॉपुलर हुआ है। तो आप अगर नीचे एक्स एक्सिस पे देखें तो वो ईयर्स है। 2021 के अराउंड एक वर्टिकल ब्लैक लाइन ड्रॉ करी गई है। इसमें हिस्टोरिकल और प्रोजेक्टेड डेटा है। यूएस का डेट है जो पब्लिक ने होल्ड करा हुआ है, उस चीज का है। जो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ब्लैक लाइन है वो हिस्टोरिकल डेटा है और 2021 के बाद का वो प्रोजेक्टेड डेटा है। और ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम में ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये एज्यूम कर रहा है कि बहुत ही बड़े लेवल का जो डेट है वो इश्यू करा जाएगा और ये जो डेट है ये पब्लिक इसको होल्ड करेगी। अगर आप 1980 से 2022 का चार्ट देखें, वो एक्सपोनेंशियली ऊपर नहीं जा रहा, पर 2022 के बाद एक्सपोनेंशियली उसने ग्रोथ पकड़ी है। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे पैसा प्रिंट होएगा और उस पैसे से डेट इशू करके खरीदा जाएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि ये चार्ट इन्होंने एक्चुअली पब्लिश किया है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दी है कि डेप्थ तो भाई हम लोगों का बढ़ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। इट्स वेरी वियर्ड फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टू से कि डेट अगले 100 साल तक ऐसे बढ़ता रहेगा, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट पॉलिटिशियंस आर लाइक देयर टू डू। पॉलिटिशियंस वहीं पे है ताकि देशों का डेप्ट मैनेज हो सके, और यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं एकदम चार्ट पब्लिश करके कि हम तो एकदम टू द मून जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग अबाउट दिस चार्ट। लिन एल्डन ने भी ट्वीट में वही डाला है कि द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक्चुअली पब्लिश दिस। काफी इंटरेस्टिंग है कि क्यों पब्लिश किया है ऐसा। एक्चुअल शायद इससे भी खराब हो। प्रोजेक्टेड में वो लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं, राइट, बट दिस इज नॉट बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट एट ऑल। दे आर जस्ट सेइंग कि हम तो भाई पब्लिक डेप्ट ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा, बिटकॉइन फिक्सेस दिस। टोटली। तो उसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्डिनल्स, जो काफी इंटरेस्ट बनाए हैं बिटकॉइन टेक्निकल कम्युनिटी में। जिनको पता नहीं है ऑर्डिनल्स के बारे में, ऑर्डिनल्स का काम तो बहुत दिन से चल रहा था, बट अभी जो नए चीजें आए हैं ऑर्डिनल्स के ऊपर इज लाइक कॉल इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग एनएफटीज बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी कुछ डेवलपर ने नया स्कीम बनाए हैं जहां से कोई भी जेपेक्स जो इथेरियम पे हो रहा था, मंकी जेपेक्स, बोर्डेप जेपेक्स, वो अब बिटकॉइन ब्लॉकचेन में भी इंस्क्राइब कर सकते हो। ये काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट किए है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये ब्लॉकचेन को ब्लोट कर रहा है, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कभी भी हो सकता था एंड ब्लॉकचेन सबके लिए ओपन लेजर जैसा है, तो कोई भी उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। इस टॉपिक के अराउंड काफी कॉन्वर्सेशन चला है इस हफ्ते। मैं अगर सिंपल टर्म्स में जितना को मुझे समझ है अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ये एक तरह का कन्वेंशन है। जो ऑर्डिनल्स है ना, दैट्स नथिंग बट सैट्स रहते हैं ना, सैट्स को नंबर कर दिया गया है। ऑलराइट, तो आप अगर बिटकॉइन कोर की नोड रन करते हो, उसके ऊपर आप ऑर्डिनल्स का नोड रन करते हो, और ऑर्डिनल्स का नोड जो है वो बिटकॉइन की नोड से कनेक्ट करके सारे यूटीएक्सओस का डेटा लेके आता है। एंड देन उन यूटीएक्सओस को ब्लॉक्स में जिस सीक्वेंस में असाइन करा गया है, तो उसी सीक्वेंस में ऑर्डिनल्स की नंबरिंग दे देता है। तो फॉर एग्जांपल जो पहला ब्लॉक था उसमें 50 बिटकॉइन की सब्सिडी थी, तो उसमें 0 to 5 बिलियन की नंबरिंग दे दी गई है टू ईच सैट। और ये बिटकॉइन कोर की नोड के अंदर नहीं है, जो इसके ऊपर ऑर्डिनल की नोड चल रही है वो एक कन्वेंशन दे रही है। जस्ट इंस्क्रिप्शन उसका नेक्स्ट लेवल का कन्वेंशन है जो विटनेस डेटा का फील्ड रहता है। और ये सेगविट हमने देखा, सेगविट का अपग्रेड आया था कुछ साल पहले, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था विटनेस डेटा है, उस पर 75% का सब्सिडी दिया जाता है जो वी सैट पर बाइट की हम पेमेंट करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए अपने ट्रांजेक्शन में। तो वो जो इंस्क्रिप्शन का डेटा है, उस डेटा के अंदर आप जेपैग जो एक इमेज होती है, जो कंप्यूटर में कोई भी जो फाइल प्रोसेस करी जा सकती है, जिसको एक वेब सर्वर प्रोसेस कर सकता है, उसका जो कोड है
उस कोड को आप एम्बेड कर सकते हो, फ्यू 100 किलोबाइट्स का भी हो सकता है, तो एक इमेज तो आसानी से एम्बेड हो जाती है। तो ये है बेसिकली, ये भी एक तरह का कन्वेंशन ही है। इंस्क्रिप्शंस का जो डेटा है वो यूटीएक्सओ सेट का पार्ट नहीं होता। जब भी एक बिटकॉइन का नया रिलीज आता है उसमें डेवलपर्स मेंशन कर देते हैं कि अज्यूम वैलिड एक फ्लैग रहता है, और वो बताता है कि इस ब्लॉक हाइट से नीचे का जो विटनेस का डेटा है उसको मत उठाए या उसको मत प्रोसेस करे। इंस्क्रिप्शन एसेंशियली एक तरह से एडिशनल डेटा है जो नोड में रहता है, ऑल्दो ये आपका ब्लॉक स्पेस थोड़ा सा लेता है। इसको बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये एक तरह का डॉस अटैक है, क्योंकि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है वो बहुत सेक्रेट है, इसमें कुछ भी फालतू का डेटा ब्लोट नहीं आना चाहिए। एनएफटी वालों को एक तरह से डीजेनरेट्स की फॉर्म में देखा जाता है बिटकॉइन के इकोसिस्टम में, और वो अपने फालतू के जेपेग्स जो है उनका डेटा अगर बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्स तो बिटकॉइन कम्युनिटी का यही था कि उसको एक डॉस अटैक की तरह देखा जा रहा है। एज वी मेंशन्ड, ये बिटकॉइन की नोड के यूटीएक्सओ सेट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ इंस्क्रिप्शंस का पार्ट है, और इंस्क्रिप्शंस के डेटा को प्रून करा जा सकता है और करा भी जाता है टू सम एक्सटेंट, और फ्यूचर में शायद एक जो नोड रनर है उसके लिए भी आसान बना दिया जाएगा इसको रन करना। ये जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लॉक माइन हुआ था 2-3 दिन पहले, जहां पे ये जो बड़ा वाला ब्लू ब्लॉक है, दिस इज लाइक वन सिंगल ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शन का साइज था अराउंड 3.25 मेगाबाइट। ये ट्रांजैक्शन ने कोई भी फीस पेमेंट नहीं किया था, तो ये ट्रांजैक्शन वाज डायरेक्टली सबमिटेड टू अ माइनर, he paid 0 satoshis per byte का fees, then this transaction got included. This transaction was an inscription transaction. अब inscription वाले trick क्या करते हैं, taproot आने के बाद there has been a new way of putting extra data into a single transaction, और इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। We talked about an attack or a transaction 998 out of 999 multisig transaction, बूड़क नाम का एक डेवलपर ने ब्रॉडकास्ट किया था नेटवर्क में, उसके वजह से एलएनडी का नोड ब्रेक हो गया था। वो जो टेक्निक था और इंस्क्रिप्शन का जो टेक्निक है, दैट इज द सेम। सेगविट के बाद जब टैपरूट आया, टैपरूट हैड दिस कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग मोर डेटा, क्योंकि टैपरूट का आइडिया ये था कि लोग बहुत लंबे एंड कॉम्प्लिकेटेड बिटकॉइन स्क्रिप्ट बनाएंगे और वो बिटकॉइन स्क्रिप्ट को विटनेस के अंदर डाला जा सकता है। वैसे ही बुड़क ने 998 आउट ऑफ 999 का मल्टीसिग का स्क्रिप्ट बनाया था। वो जो डेटा विटनेस के अंदर जाएगा उसको विटनेस डिस्काउंट मिलता है। तो इसका मतलब ये होते है कि विटनेस के अंदर जितने सारे डेटा है उसका फी रेट नॉर्मल ट्रांजैक्शन का फी रेट से 75% कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे डेटा विटनेस फील्ड में डाल सकते हो जो फी रेट में ट्रांसलेट नहीं होगा, तो आपका ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होगा बट उसका फी रेट कम होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन विटनेस फील्ड के अंदर है जो डिस्काउंटेड है। इंस्क्रिप्शन वालों ने वही एक नया स्क्रिप्ट बनाया है जिस स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी रैंडम डेटा डाल सकते हैं, वो डाल के यू कैन पुट एनी जेपीजी और एनीथिंग दैट बिकम्स अ प्रॉपर एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन जिसको बोलते हैं, कि उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ ब्लॉकचेन में ही है। एनएफटी प्रॉपरली काम करने के लिए उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स एंड बाकी सब वगैरह चीजें की जरूरत होती है, बट दिस इज लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन। केसी रोडरमोर ने ऑर्डिनल प्रोजेक्ट जो चालू किया था, ही केम अप विद दिस आइडिया कि यू कैन पुट एनीथिंग ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, बट ऐसा नहीं है कि ये नया है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में बहुत कुछ चीजें डाला गया है जो नॉन ट्रांजैक्शनल डेटा है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये बिटकॉइन के ऊपर डॉस अटैक है, क्योंकि ऐसे जब बड़े ट्रांजैक्शन आते हैं तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में घुस नहीं पाते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन हैज बीन टेकन अप, दैट पर्टिकुलर ब्लॉक हैज बीन टेकन अप बाय दैट बिग ट्रांजैक्शन। फ्रांसिस पुलियो ने ये ट्वीट किया था जो बिटकॉइन कोड का एक रिलीज नोट है फ्रॉम 2014। इसमें यही बताया गया है कि 2023 से पहले भी ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर ही कुछ डेटा को स्टोर करके रखा जाए। ऑल्दो जो ओपी रिटर्न के थ्रू डेटा था उस पर लिमिट्स थी कि 80 कैरेक्टर्स या 80 बाइट से ज्यादा वो डेटा नहीं हो सकता था, पर इसमें स्टिल यही लिखा गया है कि स्टोरिंग आर्बिट्रेरी डेटा इन द ब्लॉकचेन इज स्टिल अ बैड आइडिया। इट इज लेस कॉस्टली एंड फार मोर एफिशिएंट टू स्टोर नॉन करेंसी डेटा एल्सवेयर। तो हमें ये देखना पड़ेगा, 2014 में अभी सेगविट नहीं आया था, तो वो विटनेस वाला डिस्काउंट भी नहीं था डेटा पे, और टैपरूट, ये सारी चीजें तो उसके भी बाद में आई हैं। ये जो धारणा है ये बिटकॉइन कम्युनिटी में शुरू से रही है कि ब्लॉकचेन के अंदर भाई सिर्फ करेंसी का, ट्रांजैक्शंस का डेटा रखो, स्पेशली यूटीएक्सओ सेट के अंदर इसमें कुछ भी एक भी बाइट फालतू डेटा की नहीं आनी चाहिए। इसी थॉट प्रोसेस से ही ये स्टार्ट हुआ था ये पूरा टॉपिक। पीटर टॉड ने फिर कमेंट डाला कि विटनेस डेटा यूटीएक्सओ सेट में नहीं है,
तो यूटीएक्सओ सेट में इंस्क्रिप्शन को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे विशाल ने बताया। विटनेस डेटा ट्रांजैक्शन के अलग पार्ट में होते हैं, जिसको कोई नोड अगर चाहे तो उसको प्रून भी कर सकते हैं। वैलेंटिनो यहाँ पे बोल रहा है, नॉट रियली अ लूप होल, इट वाज ऑलवेज नोन, एटलीस्ट दोज इन द टेक्निकल साइड। बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी इफ इज आउट ऑफ हैंड एंड कोड रिलीज एंड अपडेट टू इजीली प्रून विटनेस डेटा बाय एनएफटीज। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत पहले से ही पॉसिबल था। इनफैक्ट 2013 में किसी ने पूरा बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जो है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उसको पीस बाय पीस डिवाइड करके बिटकॉइन ब्लॉकचेन में डाला हुआ है। आप अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नोड रन कर रहे हो तो देयर इज अ कमांड जिसको यूज करके आप वो डेटा डाउनलोड करके पूरा पीडीएफ फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। बिटकॉइन ब्लॉकचेन हैज ऑलवेज बीन दिस आइडिया ऑफ लाइक, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ब्लॉकचेन अल्टीमेटली है क्या, ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो एक पब्लिक लेजर है, जिसमें एक फी पे करके आप कुछ भी डाल सकते हो। नाउ बिटकॉइन प्रोटोकॉल रूल का कुछ पॉलिसी है कि कैसे चीजें आप डाल सकते हो, कैसे फॉर्मेट होना चाहिए उसका, कुछ भी मतलब रैंडम कुछ नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम वो फॉर्मेट के अंदर भी आप खेल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें डाल सकते हो। एंड ऐसे चीजें यूज करके काउंटर पार्टी जो वॉलेट है वो चलता था, दैट इज ऑलरेडी अ बिटकॉइन एनएफटी वॉलेट। आरजीबी, टारो और जो सेकेंड लेयर प्रोटोकॉल जो साइड चेन्स है, स्टैक नेटवर्क जो है, वो भी ऐसे डेटा के ऊपर चलते जो नॉन फाइनेंशियल ब्लॉकचेन डेटा होते हैं, जिसके ऊपर कोई सेकेंड लेयर और साइड चेन डिपेंडेंट करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये नया चीज मालूम पड़ा है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is using witness data to put random data inside the blockchain। और उसका फायदा क्या है कि उसने इस डेटा का डिस्काउंट वो रैंडम डेटा को भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो नोड रनर्स हैं उनको ये वाला डेटा अगर प्रून करना है तो उसका इजीली टूल अवेलेबल होना चाहिए। तो राज, आप अगर दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभी अगर हमने विटनेस का डेटा प्रून करना है उसके लिए कोई टूल अवेलेबल है, या ये हमें कुछ कोर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्यूचर में? अभी तो एडहॉक कोई कोड अवेलेबल ऐसा है नहीं। इसके नेक्स्ट वाले ट्वीट में ही लूक डैश जूनियर का एक ट्वीट था जहां पे वो बोल रहे थे कि ही हैज डेवलप्ड अ वे टू प्रून दिस नॉन ट्रांजैक्शनल डेटा फ्रॉम द ब्लॉकचेन। बट कोई भी डेवलपर अगर चाहे तो ये डेटा को ब्लॉक से आइडेंटिफाई करके ये डेटा को डेटाबेस से हटा सकते हैं। इसका कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, इसको बिटकॉइन कोड में डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, डोंट यू थिंक कि bitcoin.conf है उसमें एक फ्लैग हो, जैसे कि प्रून विटनेस डेटा है ना, उस फ्लैग को अगर मैं ऑन कर दूं तो वो अपने आप ही टोटली टोटली एंड सारा ये सारा कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रहा है कि बिटकॉइन डॉट ओके। कॉन्फ में ऐसा एक फ्लैग होना चाहिए कि नहीं, कि अगर किसी को ये डेटा नहीं चाहिए तो वो अपने डिवाइस से, अपने डेटाबेस से ये डेटा को डिलीट कर सकते हैं। उसमें से जो ये ऑर्डिनल का नेटवर्क चल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड लोग वो यूज करना बंद तो नहीं कर देंगे। बट एज अ नोड ऑपरेटर यू शुड बी एबल टू चूज कि आपको आपके हार्ड ड्राइव में ये डेटा स्टोर करना है कि नहीं। बट मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली अगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तो ये बस मीम से चल रहा है, दिस इज अ न्यू आइडिया, फ्यू पीपल आर ट्राइंग आउट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऑर्डिनल पब्लिश भी कर रहे हैं और हर कोई ऑर्डिनल का एक फीस भी है, तो आपको वो ऑर्डिनल पब्लिश करने के लिए फीस भी पे करना पड़ेगा। अभी मोस्टली एंथुसियास्ट लोग बस ट्राई करने के लिए एक दो ब्लॉक में ऐसे डाल के देख रहा है। अगर ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बाद में तो आई थिंक बिटकॉइन कोड विल कम अप विद अ फ्लैग लाइक दैट, जहां पे अगर वो फ्लैग सेट करने से वो विटनेस डेटा डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट टैब में चलें तो सो यहाँ पे रॉट 13 मैक्सी वही बोल रहे हैं कि इट हैज ऑलवेज बीन पॉसिबल, द ओनली थिंग दैट चेंज्ड इज समबडी फिगर्ड आउट how to do it in witness data and build a GUI to do it। तो पहले डेवलपर लोग कमांड लाइन टूल्स यूज करके ऐसे चीजें कर ही सकते थे एंड ऐसे बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है जो नॉन ट्रांजैक्शनल डेटा को ऑप रिटर्न या पब की ट्वीक में डाल के यूज करते हैं। बट अभी क्या हुआ है कि somebody figured out how to do it outside of बिटकॉइन कोर। बिटकॉइन कोर का कोई भी प्रोटोकॉल चेंज ना करके ये किया जा सकता है। एट द सेम टाइम दे बिल्ट अ GUI जिसको यूज करके कोई भी नॉर्मल बंदा अपना इमेज बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में डाल के उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा ट्राई करना चाहते हैं तो आप ordinals.com पे जा सकते हैं एंड खुद भी ट्राई कर सकते हैं। वहां पे कोड भी है, ये केसी करके है जो डेवलपर है, इन्होंने ही उसको डेवलप करा है, तो उसका कोड भी है। और अगर आप बिटकॉइन का नोड अपने लैपटॉप पे खुद रन करते हो तो आप केसी का लिखा हुआ कोड ऑर्डिनल्स का अपने कंप्यूटर पे रन करके अपने नोड को उसके साथ कनेक्ट करके
आप खुद भी ऑर्डिनल्स पब्लिश करने की कोशिश कर सकते हो, ऑल्दो हम रिकमेंड नहीं करेंगे बिकॉज वी थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ ब्लॉकचेन स्पेस, मतलब एटलीस्ट आई बट एट थिंक द सो। सेम टाइम इट्स योर फी, इट्स योर डेटा। अगर आप दैट्स फी ट्रू, पेमेंट कर रहे दैट्स हो ट्रू। तो नन ऑफ आवर बिजनेस, वो फी आप किस लिए पेमेंट कर रहे हो। एंड करेक्ट। यहाँ पे केसी ने पूछ रहा था कि ऐसे कोई इंस्टेंसेस है कि नहीं कि जहाँ पे लोग बिटकॉइन ब्लॉकचेन में आर्बिट्ररी डेटा स्टोर किया है। मैंने वहाँ पे कमेंट किया था कि बिटकॉइन व्हाइट पेपर के बारे में, जो बिटकॉइन व्हाइट पेपर का पीडीएफ है, और यहाँ पे किसी ने डायरेक्ट उसका कोड कॉपी पेस्ट कर दिया है। सो दिस इज द कोड। अगर आपके पास बिटकॉइन नोड रन कर रहा है कोई सिस्टम में, आप टर्मिनल में जाके ये कोड अगर कॉपी पेस्ट करते हो, बिटकॉइन पीडीएफ जनरेट हो जाएगा बिटकॉइन ब्लॉकचेन से। इट्स ऑलरेडी देयर एंड लोग ऑलरेडी बहुत सारे नए नए चीजें ट्राई कर चुके थे बिटकॉइन ब्लॉकचेन में डेटा डालने के लिए। कार्मन ये बोल रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि बुड़क ने जो 998 आउट ऑफ 999 वाला मल्टीसिग बनाया था, जिसके वजह से सारे एलएनडी नोड बंद हो गए थे, दैट वाज समथिंग वेरी सिमिलर टू हाउ दे आर डूइंग ऑर्डिनल्स राइट नाउ। एक बड़ा वाला विटनेस फील्ड था उसके अंदर, जो एलएनडी के नोड पार्स नहीं कर पाए। अगर बुड़क ने वो नहीं किया होता और केसी ने ऑर्डिनल बना दी होती, वो सारे अभी एलएनडी नोड बंद पड़े हुए होते एंड दे वुड बी फिगरिंग आउट कि ये बंद क्यों हुआ। ये भी नहीं पता कि वो रिकवर कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि बुराक वाले बग से तो वो रिकवर कर पाए थे, इसमें तो राइट, और भी कॉम्प्लेक्स बिटनेस डेटा है ना। तो इसमें राइट, हु नोज के किस डायरेक्शन में जाते हैं। और हमें पता ही है कि उस टाइम पे एलएनडी में बहुत लोगों के थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइंस लॉग्ड पड़े हुए थे, और एक टाइम पे ये टोटली। भी बोला जा रहा था कि पूरे नेटवर्क के बिटकॉइंस लॉस्ट हो सकते हैं उस बग की वजह से। अगर कोई टेक्निकल ऑडियंस है हमारे जो देख रहे हैं, दिस इज हाउ द विटनेस डेटा लुक लाइक। ऑफ फॉल से स्टार्ट होते, देन एक ऑफ इफ बैठाते, देन डेटा पुश करते, देन ऑप एंड इफ करते। ये पूरा ब्लॉक ऐसे बनाया गया है कि इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आप कोई भी गार्बेज डेटा ये डेटा पुश वाले सेक्शन में अगर डालोगे, तो बिटकॉइन का जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इंजन है वो उस डेटा को इग्नोर करके चला जाएगा। दैट डेटा इज लाइक देयर बट इट डजंट अफेक्ट द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इंजन। दिस वाज द इनोवेशन दैट केसी रोडरमोर ने खोज के निकाला कि ऐसे अगर डेटा पुश विटनेस में इस स्क्रिप्ट यूज करके ये डेटा पुश किया जा सकता है। उसके बाद ओडल का पोस्ट है, मोस्ट ऑन चेन एनएफटीज वुड नॉट बी ओड द फी टू ट्रांसफर देम if you all actually used Bitcoin rather than custodian wallet, which is करेक्ट। actually a valid point। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये NFT के वजह से बिटकॉइन का ब्लॉकचेन ब्लोट हो रहा है, which is actually not true। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन कभी भी ब्लोट नहीं हो सकता। दिस इज लाइक अ ट्रिकी पॉइंट टू अंडरस्टैंड। काफी डेवलपर लोगों को भी ये समझने में दिक्कत आता है कि मान लो अगर दुनिया में बहुत सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शन आने लगे, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का साइज बढ़ेगा क्या? ऑब्वियस आंसर सीम्स लाइक हाँ, इतने सारे ट्रांजैक्शन है तो ब्लॉकचेन का साइज भी बढ़ जाएगा, बट राइट आंसर इज नो। क्योंकि ब्लॉकचेन का साइज 4 MB में थियोरेटिकली लिमिटेड है और हर 10 मिनट में एक ब्लॉक आएगा। अगर आपका बहुत सारा ट्रांजैक्शन आ जाते तो वो ट्रांजैक्शन का फी प्रेशर बढ़ जाएगा, बट ब्लॉकचेन का साइज का रेट इंक्रीज ऑलवेज कांस्टेंट, हर 10 मिनट में 4 MB, वो कभी बढ़ नहीं सकता। करेक्ट। लोग यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये एनएफटी स्पेस ले रही है अभी ब्लॉक स्पेस, वो ब्लॉक स्पेस वैसे भी फ्री पड़ा हुआ है, कोई इसको यूज नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शन उतनी आ ही नहीं रही है। ट्रांजैक्शन आ रहा है, बट आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके घर में हर 10 मिनट में एक बाल्टी आ रहा है, वो बाल्टी की साइज फिक्स्ड है, और बाल्टी में कितना चॉकलेट डाल सकते हो उसका भी फिक्स्ड है, क्योंकि चॉकलेट का साइज भी फिक्स्ड है। तो अगर आप सोचो कि एक बार बाल्टी में आप एक बड़ा वाला चॉकलेट का डिब्बा रख के डाल दिया, तो बड़ा वाला चॉकलेट जब बाल्टी में घुस गया तो छोटा वाला चॉकलेट का जगह नहीं बचेगा, राइट? अब छोटे वाले चॉकलेट को वहां पे घुसने के लिए उसको वो बड़ा वाला चॉकलेट से ज्यादा फी पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं कि नेटवर्क का फी प्रेशर बढ़ा देते हैं। ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में इंक्लूड होने के लिए जितना फी लगता है वो फी प्रेशर बढ़ जाते हैं, बट बाल्टी का साइज नहीं बढ़ते। बाल्टी का साइज, बाल्टी का कांस्टेंट ही रहते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। दिस हैज बीन अ वैलिड आर्ग्यूमेंट इन द सेंस कि 2-3 महीने पहले भी ये कभी कभी बिटकॉइन टेक्निकल कम्युनिटी में आते रहते हैं कि एक दिन बिटकॉइन का जो ब्लॉक सब्सिडी है वो खत्म हो जाएगा, फिर माइनर्स को अपने फीस सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस से मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन फीस का जो प्रेशर है वो अगर बरकरार नहीं रहते तो माइनर्स का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा ब्लॉक माइन करने में, एंड बिटकॉइन नेटवर्क का हैश रेट गिर जाएगा।
kind of like NFTs are coming and solving that problem. Is saying like you don't like my monkey JPG, that's okay, but उसके वजह से Bitcoin का fee rate तो बढ़ रहा है. That is like helping out the miner, incentives for the miners to keep producing the block. So That's true. in that way it's also using that argument, and वो argument में भी दबाव डाल रहे हैं जिसके वजह से लोग साइड चेन या ड्राइव चेन के बात कर रहे थे. जो हमारे पहले वाले ट्वीट था, ये मीम का मतलब वही था, विदाउट ड्राइव चेन देयर वोंट बी एनफ demand for block space, and then come ordinals inscription. Monkey JPEGs की वजह से maybe it's a very stupid idea and maybe a lot of people will not do it. अगर blockchain में data डाल सकते जो दूसरे तरह की data है, it will eventually contribute into fee pressure. एंड फ्री प्रेशर बरकरार रखना बिटकॉइन के सिक्योरिटी मॉडल के लिए हमेशा ही अच्छा है. करेक्ट. उसी के साथ आगे बढ़ते हैं. जिमी सॉन्ग का अनपॉपुलर ओपिनियन, इफ इंक्रिप्शन स्टार्ट ब्लोटिंग द चेन, a decreased in block size has to be on the table. I think this is a very stupid argument. ये argument का कोई मतलब नहीं बनता है. I think he is just trying to be sarcastic to the large block वाला community जो ये कहते थे कि block का size बढ़ाना ही चाहिए future में, तो वो तो सिर्फ एक perspective दे रहे हैं. ये technically correct तो है नहीं, which is surprising from Jimmy Song कि Jimmy Song generally technically incorrect बातें नहीं करते, but this doesn't seem technically correct to me. क्योंकि एक बात तो ये है कि अगर आप ब्लॉक का साइज भी घटा दोगे, उससे फी प्रेशर और भी बढ़ जाएगा, एनएफटी बंद नहीं होने वाला है, राइट? सेकेंडली, एनएफटी डालने से ब्लॉकचेन का साइज ब्लोट नहीं होता है. ब्लॉकचेन का साइज हमेशा कांस्टेंट रेट में चलता है, हर 10 मिनट में 4 MB, चाहे आप एनएफटी डालो कि ना डालो. करेक्ट. स्पेशली जो UTXO सेट है वो तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, और बिल्कुल. फ्यूचर में अगर एक सिंपल टूल आ जाए जिससे हम विटनेस का डेटा प्रूव कर पाए, फिर तो मतलब बिल्कुल भी कोई इंपैक्ट ही नहीं है ब्लॉकचेन का इस चीज पे. Totally. It's very trivial to prune this data. ये data validation में काम नहीं आता है. ये data transaction की ownership में काम नहीं आता है. It's just a blob of data that is saying like ये transaction के साथ associated एक JPG or whatever, whatnot. You can put your certificate, you can put anything, any digital item that you can think of as makes sense to put it in a blockchain and make it unique. You can do that. As long as somebody is paying fee, Bitcoin is an open public ledger. Who are we to come and say कि आपके data valid है और आपके data valid नहीं है? Right? Correct. And as long as the Bitcoin protocol is accepting that data and that guy is paying the required fee for that data to go into the blockchain, it's a valid data, right? उसके साथ आगे बढ़ते हैं. Rot13 Maxi, he is a developer in ordinal things and Minimint का भी developer है and बहुत सारे cool cryptographic project में काम करते हैं. तो इसका कहना यह है कि बहुत सारे लोग ordinals की ये confusion की वजह से बोल रहे हैं कि Bitcoin blockchain का और कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट यहीं पे बंद कर दो क्योंकि टैप रूट के वजह से ऐसे चीजें हो रहा है. पीपल आर काइंड ऑफ लाइक ब्लेमिंग टैप रूट कि टैप रूट नहीं आता तो ये दिक्कत नहीं होते, तो टैप रूट शायद नहीं होना चाहिए, या आगे वाले जो फ्यूचर इंप्रूवमेंट है उसका भी कोई अननोन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है तो वो नहीं होना चाहिए. देन अगेन दिस थ्रेड हैज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. मेनी पीपल आर सेइंग कि ऑसिफिकेशन होना चाहिए, मेनी पीपल आर सेइंग कि अभी बहुत सारे काम है, अभी भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट बाकी है, अभी ऑसिफिकेशन नहीं कर सकते. टैप रूट से इसका इतना कोई लिंक ही है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि ये डेटा पहले भी ओपी रिटर्न में चला जाता था, ऑल्दो 80 बाइट्स तक ही जाता था. टैप रूट आने के बाद उसका साइज थोड़ा बढ़ गया, प्लस जो विटनेस वाला फील्ड है उस पर 75% डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि पहले वो रियल बाइट्स पे सैट पर रियल बाइट होता था, और टैप रूट के आने के बाद, सेगविट के आने के बाद वो वर्चुअल बाइट पे आ गया. क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पे 75% डिस्काउंट, तो टैप रूट ने सस्ता कर दिया ऐसा डेटा डालना ब्लॉकचेन में. टोटली. ये स्टैकर न्यूज का एक पोस्ट है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसे रैंडम डेटा बहुत सारे देशों में, फॉर एग्जांपल चाइना, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस बंद है, जहाँ पे कोई भी रैंडम फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते, उसकी वजह से उन लोगों का ग्लोबल एक्सेस बहुत ही खत्म हो जाते हैं. उन लोगों को हॉलीवुड मूवी नहीं देखने मिलता है, उन लोगों को एकेडमिक जर्नल्स पढ़ने को नहीं मिलता है, उन लोगों को ज्यादातर न्यूज भी नहीं मिलता है, और वही न्यूज मिलता है जो स्टेट उनको दिखाना चाहते हैं. दिस कैन बी अ वैलिड यूज केस फॉर पुटिंग दिस काइंड ऑफ सेंसिटिव डेटा एंड मेक इट एक्सेसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कुछ लोग ये भी बताया है इसके नीचे कि टोरेंट स्टिल वर्क्स, टोरेंट हैज अ वैलिड यूज केस फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम टोरेंट इज लाइक ब्लॉक्ड इन लॉट ऑफ कंट्रीज, राइट? टोरेंट साइट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, टोरेंट क्लाइंट
पे चलाओगे तो टोरेंट का प्रोटोकॉल जो है वो आईएसपी लेवल में ब्लॉक हो जाता है। बट अगर आपका ब्लॉकचेन में है और आपके पास एक सैटेलाइट डिश है, आप सैटेलाइट से वो ब्लॉकचेन डेटा डाउनलोड करके वो फाइल रीड कर सकते हो। दिस बिकम्स लाइक अनदर सेंसरशिप रेजिस्टेंट वे of like broadcasting a file or broadcasting an information to the rest of the world। and क्या पता ये information valid information, important information, crucial information भी हो सकता है, and ऐसे लोगों के लिए ये useful भी हो सकता है जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है। करेक्ट, ये डेफिनेटली एक ऐसा यूज केस है जो सेंसरशिप रेजिस्टेंट किसी भी फाइल को अगर इंटरनेट में बनाना है उसके लिए बहुत ही बढ़िया यूज केस है। तो अगर कुछ कॉन्स है जो लोग बोल रहे हैं कि जेपैग से ब्लॉकचेन ब्लोट हो रहा है, तो ऑन दी अदर साइड कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं इंस्क्रिप्शंस के। Yeah, Jimmy Song seems pretty anti about it. He seems angry. He doesn't like it. But ऐसे बहुत सारे लोग हैं, they are not liking it. But at the same time, Bitcoin is censorship resistant and permissionless. कोई भी आके आपका परमिशन नहीं मांगेगा कि ये डेटा मैं ब्लॉकचेन में डालूं कि नहीं। Anybody can do whatever they want. किसी ने तो ये भी बोला था कि somebody's JPG is somebody's treasure. Somebody's garbage is other person's treasure. ऐसे Correct. कोई वैलिडेशन भी नहीं दिया जा सकता है ग्लोबली कि ये डेटा वैलिड डेटा है, ये डेटा इनवैलिड डेटा है। वो सेंसरशिप रेजिस्टेंस का जो इथोस है बिटकॉइन का, वो खत्म हो जाते हैं। वहां पे फिर यू कम एज अ गेट कीपर जो आके बोल रहे हो कि अगर आपका डेटा मेरे वैल्यू सिस्टम से एक्सक्राइब नहीं करते तो वो वैलिड डेटा नहीं है, विच इज नॉट एट ऑल व्हाट बिटकॉइन वाज सपोज्ड टू बी। करेक्ट, और हम इनमें से कुछ ट्वीट्स के साथ अग्री नहीं भी कर रहे हो सकते हैं, बट हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये सारे ट्वीट्स को आप तक लेके आए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन काफी हीटेड कॉन्वर्सेशन रहा है इस हफ्ते और हर तरफ से आर्गुमेंट्स आई हैं। सिमिलरली एडम बैक की भी एक आर्गुमेंट आई थी जिसको बिटकॉइन कम्युनिटी ने बिल्कुल पसंद नहीं करा, और एडम बैक ये बोल रहे थे कि माइनर्स के पास ही ऐसा कुछ टूल्स होना चाहिए कि वो ऐसे ट्रांजैक्शंस को सेंसर कर पाए, और इस पे लोगों ने बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पॉइंट लिया कि बिटकॉइन क्योंकि एक सेंसरशिप रेजिस्टेंट प्रोटोकॉल है तो ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे लोग इस पे कुछ भी करने की कोशिश करें, हम सेंसरशिप वाली साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप माइनर को सेंसर करने से भी बंद कर सकते हो। ऑल वी कैन डू इज लाइक बिटकॉइन का जो इंसेंटिव मॉडल है, वो इंसेंटिव मॉडल अगर बरकरार रहता है एंड माइनिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड इनफ, तो ही ये सिस्टम काम करता है जहाँ पे ये सेंसरशिप रेजिस्टेंस, परमिशनलेसनेस, ये सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। अगर कोई माइनर चाहते कि मेरे माइनिंग पूल में कोई ऑर्डिनल डेटा नहीं घुसेगा, वो अभी के अभी उसको बंद कर सकते हैं। बट देन अगेन कोई माइनर, बाजू वाला माइनर फिर बोल सकते हैं कि हाँ वो ऑर्डिनल्स में काफी सारे फीस मिल रहा है, सो मेरा माइनिंग पूल ऑर्डिनल डेटा इंक्लूड करेगा। और ये सेम आर्ग्यूमेंट, द सेम मेथड विल ऑल्सो वर्क फॉर रेगुलर ट्रांजैक्शन। माइनर आके बोल भी सकते हैं कि ओफैक नॉन कॉम्प्लायंट जो ट्रांजैक्शन है वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। द ओनली रीजन द बिटकॉइन इज सेंसरशिप रेजिस्टेंट इज बिकॉज अगर एक माइनर आके बोलता है कि हम ये ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर वॉट एवर XYZ रीजन, दूसरा वाला माइनर बोलेगा कि नहीं इसमें फी मिल रहा है तो मैं जाके इंक्लूड करूंगा, और तब जाके बनता है इसका सेंसरशिप रेजिस्टेंट। आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज्ड एक्चुअली टू सी हाउ दिस पीपल हु हैव बीन into Bitcoin for really long time and considered as OGs of Bitcoin, they kind of like resort to the idea of censorship when somebody is putting in a data in the blockchain that they don't like. I don't fully understand why they are doing it. मेरे ख्याल से तो ये कोई भी कर सकता था। कितना सिंपल सा स्क्रिप्ट था जिसके यूज करके ये डेटा बिटकॉइन ब्लॉकचेन में डाला जा सकता है। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कोई आके ये फिगर आउट कर लेता। अगर हर किसी टाइम somebody uses बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो आपके वैल्यू सिस्टम से अलाइन ना हो और आप जाके सेंसरशिप चिल्लाने लगो, सो दैट्स नॉट द वे इट वाज सपोज्ड टू गो। बट एनीवे, we are going to show all the tweets which will not agree on, all the tweets which might not agree on, and then again it's our own value system, right? हम लोग नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन में क्या सही है क्या नहीं है। वो आप नोड रनर जो है, आप माइनर्स जो है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा काम सिर्फ आपके तक खबर और न्यूज पहुंचाना है। और इस टॉपिक को कंक्लूड करता है ये वाला मीम जो बहुत ही बेहतरीन है, इसका लिंक मैं शो नोट्स में डाल दूंगा, और शायद दर्शक इसको पढ़ ना पाए कि टेक्स्ट इसका बहुत छोटा है। Let's read through it. Somebody from crypto community actually comes and summarizes the entire thing for us कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं मीम बना के समझाता हूँ। And this is like a really good meme from Eric Wall. Haha, NFT on Bitcoin. NFT is a bloat, Bitcoin is for transaction. Then next level, the blockchain can't be bloated.
everything is within the current agreed upon block size limit and the blockchain grows no faster than it should. जो हमने एक्सप्लेन किया, हर 10 मिनट में 4 MB का ही ब्लॉक आएगा। NFT डालो, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन डालो, उससे ब्लॉकचेन का साइज नहीं बढ़ता है। But due to the SegWit witness data discount, it is becoming cheaper to create a full block and slower initial sync. SegWit discount की वजह से बहुत सारे डेटा आ सकता है and initial sync slow हो सकता है। But since ordinal NFTs occupied witness data of blocks, it means more inscription equals to prunable data. तो IBD slow नहीं होता है क्योंकि ये डेटा को प्रून किया जा सकता है। Assume valid is a way Bitcoin core takes a checkpoint on the blockchain and starts syncing from there to fast up the IBD process, और वो ऑलरेडी हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। तो एज्यूम वैलिड की वजह से ये डेटा ऑलरेडी IBD में आएगा नहीं। द लास्ट वन, हाहा, NFT on Bitcoin. It kind of like summarizes the whole journey a Bitcoin developer kind of goes through, or any Bitcoin curious or enthusiast kind of go through. Start first being very excited about NFT on Bitcoin and then realize it has some problem and then realize ये प्रॉब्लम पहले से ही था, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, and then realize ओके ठीक है, चलो अब NFT डाल लेते। जिस बंदे ने मीम बनाया भाई, मतलब दिमाग लगाया, बड़ा सही तरीके से समराइज करा है बनाने में। Totally. This is another meme on Blockstream. How do we stop ordinal, censor, soft fork, let people use Bitcoin and do our work? And वो बंदे फेंका गया। यही सही तरीका है। और बिटकॉइन में कोई भी जो कंट्रोवर्शियल इशू होता है, उसमें यही स्टैंड सबसे सही होता है कि जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने दिया जाए, और देन फ्री मार्केट अपने आप डिसाइड करेगी सही क्या है चीज। टोटली। तो उसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट में, जहां पे हम बात करेंगे अर्जेंटीना में 2000 अर्जेंटीनियन पेसो का नोट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो विशाल, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो जनरली जब भी कोई कंट्री बड़े बिल्स इशू करती है, उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जो इन्फ्लेशन है इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि छोटे बिल्स की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि आपने छोटा मोटा आइटम भी खरीदना है तो आपको किलो के हिसाब से लेके जाने पड़ते हैं नोट। अभी ये सबसे बड़ा नोट है जो 2000 पैसों का बिल है, और उसकी वैल्यू भी सिर्फ $5 के बराबर ही है, विच इज नॉट अ लॉट। अगर आपने कुछ भी कोई बड़ी आइटम लेनी है तो आपको बहुत सारा कैश लेके जाना पड़ेगा। एंड नॉट टू मेंशन के वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट्स हैं वो कैशलेस इकोनॉमीज की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनको 2000 पैसों के बड़े नोट्स प्रिंट करने पड़ रहे हैं, का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ से, और जो कैश का डिमांड है वो अभी भी, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे मैन। और बहुत सारे देश ऐसे हैं, इंडिया इंक्लूसिव, जहाँ पे कैश की इकोनॉमी काफी बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग हैं मैन, जिनको मैं भी कईयों को पर्सनली जानता हूँ, जिनके पास अभी स्मार्टफोन्स है ही नहीं है। वो तो पुराने डायलर फोन्स यूज करते हैं, उनको पेमेंट पेटीएम एप्स वगैरह ये तो यूज ही नहीं करनी आती, इंटरनेट बैंकिंग। और जो रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको कैश ही देना पड़ता है। तो सिमिलरली अर्जेंटीना में भी टू सम एक्सटेंट यही सीन है कि इन्फ्लेशन, एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट एपिसोड, के 95% हिट कर गया है। जो छोटे नोट्स हैं उनमें कुछ भी वैल्यू नहीं रहा है, तो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है। और अगर हम नेक्स्ट टैब में जाके देखें तो एक पूरा ट्वीट थ्रेड है जो पूरा अर्जेंटीना की सिचुएशन को बयान करता है। के वजह से बताते, एक टैक्सी ड्राइवर और एक अकाउंटेंट के बीच का कॉन्वर्सेशन, एंड यहाँ पे वो लोग यही बोल रहे हैं कि इतना इन्फ्लेशन के वजह से कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस बैंक से लोन नहीं ले सकता, और अगर लोन लेता भी है तो उसका कैलकुलेशन इतना मडल्ड अप हो जाते कि बिजनेस को अब ये पता नहीं चलता है कि लोन कितना चुकाना है और प्रॉफिट कितना बनाना है ताकि वो बिजनेस सस्टेनेबल हो सके। और इसके इफेक्ट डायरेक्टली आता है फैमिलीज एंड स्मॉल लोकल शॉप्स, ये सारे लोगों के ऊपर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट में अपने माल उठाते, फिर बेचते, फिर उस पैसे से वो क्रेडिट को चुकाते हैं। When something like this happens, the entire economy crumbles down. Correct. If you scroll down, see कह रहे हैं कि if you need credit from a bank, they charge you 85%. आपने अगर बैंक से लोन लेना, 85% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। Imagine starting a business and being unable to tell the difference between the bank and a loan shark. How does anyone run a business like that? जो लोन शार्क्स होते हैं वो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वहां पे बैंक्स भी इतना चार्ज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन ही 95% है। If the bank charges you 85% and inflation rate falls to only 50%, और only उन्होंने डबल कोट्स पे लिखा है,
you lose a fortune. But if the inflation rises to 125%, the bank will lose a fortune. तो कहने का मतलब है कि बैंक ने अगर 85% रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पे आपको लोन दिया है और इन्फ्लेशन करके 50% हो जाता है तो आपको घाटा पड़ता है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो बैंक को घाटा पड़ता है। तो ना ही जो कर्ज लेने वाला है ना ही जो कर्ज देने वाला है, वो दोनों ही एनालाइज नहीं कर पाता सिचुएशन को, और इसीलिए जो लोन्स लेने और देने का सिलसिला है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इतनी हाई इन्फ्लेशन पे। देयर इज नो वे टू मेक अ रीजनेबल बिजनेस प्लान, प्रॉब्लम फॉर यू एंड द बैंक। This creates horrible personal and family problems as well. Imagine you are a young couple in Argentina. How do you save to buy a home or to send your kids to college? तो इसी से जो बड़ी लेवल की सोसाइटल प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी बंदा अपनी पर्सनल सेविंग्स नहीं रख पाएगा, बैंक्स पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, इन्फ्लेशन अगर इतना ज्यादा है तो। इसी चीज पे पूरा ये ट्वीट थ्रेड है, आप इसको डिटेल में भी जाके पढ़ सकते हैं, मैं शो नोट्स में इसका लिंक डाल दूंगा। पर ये हमें यही बता रहा है कि वहां पे हालात कितने ज्यादा बदतर है मैन, मतलब हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में लोग जनरली रिसॉर्ट कर जाते हैं डॉलर या कोई फॉरेन करेंसी के ऊपर जो अपने देश से टाइड अप नहीं है, क्योंकि दे नीड टू सेव द मनी फॉर फ्यू डेज इन ऑर्डर टू डू द नेक्स्ट एक्शन। ऐसे हालत में देखा जाता है, ये लेबनान में भी होते हैं, अर्जेंटीना में भी हो रहे हैं। डॉलर का जो एक्चुअल ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है वो काफी कम रहता है ब्लैक मार्केट रेट से। अगर आपको एक्चुअल ऑफिशियल रेट में डॉलर एक्सचेंज करना है आपकी इंटरनल अर्जेंटीनियन पेसो को, तो आपको एक्चुअली कम डॉलर मिलेगा रैदर देन अगर आप ब्लैक मार्केट में जाके अगर आप डॉलर एक्सचेंज करते हो। तो डॉलर एक्सचेंज के ब्लैक मार्केट में रेट है 380 पेसोस पर डॉलर एंड ऑफिशियल रेट है 180 पेसोस पर डॉलर। तो इस हिसाब से क्या होता है कि लोग ऑफिशियली जाके और डॉलर एक्सचेंज करते भी नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, सारे लोग ब्लैक मार्केट में चले जाते हैं। इट सीम्स लाइक the government comes up and screws the entire economy, and वो लोग जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना खराब होते रहते हैं सिचुएशन। एंड ये हमने वेनेजुएला में भी देखा है, लेबनान में भी देखा है, एंड अभी अर्जेंटीना में लाइव हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप पे अगर चलें तो नाइजीरिया में भी सिमिलर सिचुएशन बना पड़ा है, और हमने इसके बारे में पिछले कुछ एपिसोड से भी डिस्कस करा है कि वहां की गवर्नमेंट ने प्रीटी मच एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को बंद ही कर रखा है। वहां पे नोटबंदी जैसे इंडिया में हुई थी कुछ वैसा सा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सो मच सो के लोग ये कह रहे हैं कि नाइजीरियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। The fact that no one thought of a stress testing the payment infra before deciding to go cashless on day one confuses me. Businesses, including us, are losing money because customers can't spend their money. Madness. और ये हमें पता ही है कि जो ज्यादा दुनिया के देश हैं इनकी स्ट्रिंग्स तो बाहर से पुल करी जाती हैं। हमें पता ही है नोटबंदी जो इंडिया में होता है कितना बुरे हालात है उस टाइम पे। ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद नाइजीरिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड देश में भी दोबारा से वही घटिया पॉलिसीज लाई जा रही हैं। तो इसका यही मतलब है कि कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है बड़ा। एंड वहां पे यही चल रहा है कि दे आर लाइक रूलिंग आउट कैश स्लोली, क्योंकि वो लोग सीबीडीसी लेके आना चाहते हैं। सीबीडीसी के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं और बाद में भी बहुत बात करेंगे, बट अभी सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे 33,000 नाइजीरियन नायरा लेने के लिए आपको 3,000 का पेमेंट करना पड़ता है। तो it's almost 10% of the amount in the charges to get the cash in the hand। और नाइजीरिया जैसी देशों में कैश के ऊपर पूरा इकोनॉमी पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। तो मुझे तो मालूम भी नहीं चल रहा है वहां का गवर्नमेंट कैसे एक दिन में आके ऐसे डिसाइड कर लेता है कि कैश को खत्म ही कर देंगे, कैश को बंद ही कर देंगे और अपना डिजिटल करेंसी लेके आके हम लोगों के ऊपर वही बैठा देंगे। So this seems like very reckless. This seems like very irresponsible from the government of that country. But ऐसे ही होते रहते हैं। When the government screws up, your money dies. With that dies your savings, your dreams, your everything. आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसके ऊपर। नाइजीरिया में वही चीजें का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है अभी हम लोगों के पास। नेक्स्ट टाइम में देखें तो दिख रहा है कि नाइजीरिया का एक एटीएम है जहां पे केओस मचा पूरा पड़ा है। लोग दिन भर लाइन में खड़ा होके सुबह से लेके शाम तक कुछ ही एटीएम में कैश मिल रहा है। और हम लोग इंडिया में काफी देख चुके हैं ये सिचुएशन। 2016 में हमारे साथ भी ऐसे ही सिचुएशन हुआ था जहां पे लोगों को कैश चाहिए थी इमरजेंसी बेसिस में और सारे देश में कैश नहीं मिल रहे थे।
सो सेम सिचुएशन नाइजीरिया के पास हो रहा है एंड दिस इज सो सैड टू वॉच। ये लाइनें बिल्कुल वैसी सी लंबी लंबी लगी हुई हैं जो जैसे कि इंडिया में 2016 में थी। और नेक्स्ट टैब में अगर चले तो उसमें एक आई थिंक और वीडियो है, इसमें लोग एटीएम के बाहर लड़ झगड़ रहे हैं कि कोई कह रहा है मैं निकालूंगा कैश, कोई कह रहा है मैं निकालूंगा। ये तो कुछ एक चंद लम्हे हैं जो कैमरे में कैद हुए हैं और हमारे तक इंटरनेट के थ्रू पहुंचे हैं। बट 300 मिलियन की पॉपुलेशन में पता नहीं ऐसे कितने, मतलब लाखों ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहां पे लोग लड़ झगड़ रहे होंगे कैश निकालने के लिए एटीएम से। दिस इज हॉरिबल। या बिल्कुल। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन मनी डाइज। यप, एट द सेम टाइम चुपचाप देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोगों को बता सकते कि ये हो रहा है, आप लोगों को चेतावनी दे सकते कि आपके आजू बाजू भी एक दिन ये चीज हो सकता है। एंड अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं, कोई भी पुलिस वाला नहीं आते, कोई भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज नहीं आते, कोई भी रेगुलेटर्स नहीं आते आपको बचाने के लिए। सो यू आर ऑन योर ओन। उसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले न्यूज में। नाइजीरिया एक्सटेंड डेडलाइन टू एक्सचेंज ओल्ड कैश। आई थिंक ये जो केओस हो रहा है नाइजीरिया में, उसी को देखते हुए सरकार ने ऐसा स्टेप लिया है, नहीं तो केओस वो आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। नेक्स्ट टैब में अगर जाएं तो, और ये एक वीडियो है जो हम चाहते हैं कि दर्शक देखें। Bitcoin is at $38,000 in Nigeria. That's right. Bitcoin is now so popular in Nigeria that it is selling for a 60% premium on some exchanges there. And the reason for this is very simple. Recently, the Nigerian government imposed a limit on how much cash Nigerian citizens can withdraw on a daily basis. The limit is just over $40 a day or a little over $200 a week. Now, the reason why the Nigerian government is doing this is to try and drum up support for its central bank digital currency, CBDC. Basically, the only way that it can get citizens interested in using its CBDC is by limiting their access to cash. So what happens when a government restricts the financial freedom of its citizens? What option do they have? तो इस वीडियो से हमें यही पता चलता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वहाँ पे सीबीडीसी को इन्फोर्स करने की, उसी के चक्कर में कैश बैन करा जा रहा है। पर हमें पता ही है कि नाइजीरिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट अडॉप्शन है एज ए परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो लोग बिटकॉइन को यूज करते हैं। तो इसकी वजह से तो बिटकॉइन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है। बिटकॉइन का प्राइस एक जो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस है उससे 60% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि जहां पे भी कैशलेस कोई भी गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी वहां पे बिटकॉइन में बहुत ही भयंकर वाली बाइंग आएगी। यस, और ये चीज 2016 में भी इंडिया में हो चुका है। इंडिया में कुछ 15-20% के प्रीमियम चल रहा था उस टाइम पे जब हमारा यहाँ पे नोटबंदी हो रहा था। इसका कारण बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट वाला पैसा काम नहीं करता है, लोगों को इतने दिक्कत होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली लुक फॉर अदर ऑप्शंस। सो द मोर गवर्नमेंट इज गोइंग टू लाइक स्क्रू अप विथ पीपल्स मनी, द मोर पीपल आर गोइंग टू फाइंड आउट द बेटर ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स। जो बिटकॉइन ऐसे ही बैठा है ओपन इंटरनेट में किसी के लिए भी एक्सेस करने के लिए। करेक्ट, मूविंग ऑन। तो उसके साथ हम देखेंगे रे यूसुफ हैज बीन सेइंग कि अफ्रीका का जो सिचुएशन चल रहा है ये सिर्फ नाइजीरिया में भी नहीं हो रहा है, केनिया में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। करेक्ट, और ये नाइजीरिया में हो रहा है, अभी कीनिया में भी लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसका मतलब है कि और भी जो अफ्रीका के देश है वहां पर भी आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में ऐसी सिमिलर पॉलिसी आ सकती हैं। और हमें पता ही है कि साउथ अफ्रीका भी एक ब्रिक्स नेशन का वो पार्ट है और वहां पर भी हु नोज फ्यूचर में कुछ ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जाए। टोटली। इसी के साथ चलते हैं हमारे लेबनान का न्यूज। सेम थिंग, नथिंग गुड, नथिंग होपफुल। लेबनान में अपना करेंसी 90% डिवैल्यू कर दिया है। इमेजिन वेकिंग अप टू योर लाइफ सेविंग एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रिच करप्ट पॉलिटिशियन यू नेवर मेट। The world need a better money that is not controlled by companies or government, which is absolutely true. अगर पैसा सही से काम नहीं करता है तो हमने वो ट्वीट थ्रेड में भी देखा था अर्जेंटीना का, लोग अपना फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाएंगे। अगर लोग अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकते तो सोसाइटी अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर सकता। अगर सोसाइटी सेव नहीं कर सकता तो पूरा सिविलाइजेशन में उसका इफेक्ट आएगा धीरे धीरे। लेबनान का हालत काफ़ी ख़राब है। हम लोग 2-3 हफ्ते पहले भी आपको वीडियो दिखाए थे जहाँ कैसे वहाँ पे बंदूक लेके लोग बैंक में जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, एंड
banks are mostly closed, they are not giving their own people's money. कुछ लोग बंदूक लेके बैंक के अंदर घुस के बैंक के एम्प्लॉय को हॉस्टेज बना लिया था क्योंकि उसको अपना खुद का पैसा वापस चाहिए। ऐसे एब्सर्ड सिचुएशन में पहुंच गए हैं कुछ कुछ देश। दर्शकों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी करेंसी की कुछ भी वैल्यू है अभी, और अगर आपका बैंक उस पैसे को नहीं दे रहा है, उसका मतलब है कि बैंक ने आपका जो पैसा आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा था वो आगे किसी को लोन कर दिया, वो बंदा लेके भाग गया या व्हाटएवर हुआ, वो पैसा भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जब इतने लोग लेबनान में, हमने वीडियोस देखे थे कि बैंकों के बाहर खड़े हुए थे बंदूकें लेके कि हमारा पैसा हमें वापस दो, और वो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो करेंसी डीवैल्यूएशन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचती थी। तो उनको करेंसी को 90%, मैन थिंक अबाउट इट, जिन लोगों के लाखों डॉलर बैंक अकाउंट में, वो लोग तो लुट गए रातों रात मैन। 90% डीवैल्यू कर दिया कि अगर वो 100 रुपए आपका बैंक में पड़ा था, उसकी 10 रुपए वैल्यू रह गई एक ही रात में। तो वो लूट है ये इतने बड़े लेवल की। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी जो इस हफ्ते आई है बाहर। टोटली। एंड उसके साथ आगे बढ़ते, रिटर्स का न्यूज़ है लेबनान का सेम। ये डिटेल है इसके बारे में, अगर दर्शकों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। ये रॉयटर्स का आर्टिकल है, इसमें पूरा डिटेल है कि लेबनान में क्या हो गया था इस हफ्ते। राइट। एंड वहीं पे माइकल सेलर ने पोस्ट किया है कि बिटकॉइन इज होप। सच में जब कोई और भी सिस्टम काम नहीं करता है, कोई भी और डिजिटल सिस्टम आपके पास ऑल्टरनेटिव जैसा नहीं है जो आपको ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट मदद कर सकते हैं, दैट्स वेयर बिटकॉइन कम्स इन। एंड बिटकॉइन इज लाइक दिस ग्लोबल रिजर्व करेंसी जिसका वैल्यूएशन कभी भी ऐसे गवर्नमेंट मैंडेट की वजह से डिवैल्यू नहीं हो सकता। उसके साथ चलते कुछ देसी खबरों में, जहां पे कुछ नए न्यूज आए हैं WazirX एंड बाइनेंस के बारे में। और ये थोड़ा टाइम पहले भी हो गया था, कुछ स्टार्ट हुआ था बाइनेंस और WazirX के बीच में, हमने देखा। और उसके बाद काफी चीजें हुई हैं, ऑल्दो हम सारी चीजें कवर नहीं करेंगे, पर लग रहा है एक बार से फिर वो स्पैट पब्लिकली आ रहा है। तो सो फार जो WazirX के यूजर्स थे वो स्टिल अपने WazirX के वॉलेट्स बाइनेंस के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे, बट आई गेस वो भी अभी फैसिलिटी यहाँ से चली गई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो अकाउंटिंग सिस्टम में भी दोनों के कुछ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह रही होंगी। He came up with this official statement कि वो अब WazirX के साथ एसोसिएटेड है नहीं। इंटरनल न्यूज तो हम लोगों को मालूम नहीं है, बट काफी दिनों से कम्युनिटी में ये खबर फैलता आ रहा है कि देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम विद द एसोसिएशन बिटवीन WazirX एंड बाइनेंस, एंड इट सीम्स लाइक नाउ इट इज ऑफिशियली ब्रोकन। करेक्ट। और यार अगर हम 2-3 साल पीछे जाएं और हम देखेंगे क्या तगड़े लेवल पे इनका एसोसिएशन हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्होंने आपस में ट्रेड्स वगैरह करे हैं, जो लिक्विडिटी WazirX पे बाइनेंस से मिलती थी। हु नोज कि वो बैकएंड पे पार्टनरशिप क्या हुई थी क्या नहीं, उसका भी डिटेल्स पब्लिकली आई थिंक आया नहीं था, पर कुछ तो टोकन स्वैप वगैरह ही हुआ था। जो WazirX की कंपनी है उसमें आई थिंक बाइनेंस ने सिग्निफिकेंट स्टेक लिया था इन रिटर्न फॉर BNB टोकन्स। बट अगेन उसके बाद जब ये स्पैट हुआ तो कुछ डिटेल्स निकल के बाहर आई थी और बाइनेंस अक्यूज कर रही थी कि WazirX का फॉल्ट है, WazirX अक्यूज कर रही थी कि बाइनेंस का फॉल्ट है, बट उसका पूरा डिटेल्स कभी भी बाहर नहीं आया और अभी ये हो रहा है। तो हम तो दर्शकों को ये रिकमेंड करेंगे, अगर आपके WazirX पे कोई कॉइन्स है तो आप उनको निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट्स में रखो, बिकॉज यू नेवर नो गे है ना फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं नेक्स्ट ट्वीट में काफी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। ये एक बंदा है वो बोल रहा है कि व्हाट यू गाइस आर सेइंग इज आई कैन बाय एन एसेट फ्रॉम यू, यू रिमूव माय परचेज हिस्ट्री। तो इसका मतलब है WazirX पे आपकी पुरानी परचेज हिस्ट्री भी नहीं दिख रही है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है मैन। इमेजिन कि आपने 1 साल पुराना कोई टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके लिए आपको अपना हिस्ट्री चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। The only way you can get out of the asset is to sell it। तो ये जबरदस्ती सेल प्रेशर बनाया जा रहा है, बिकॉज आप, ये हमें पता ही है कि इंडियन एक्सचेंजेस कोई भी हमें जो कस्टडी तो दे ही नहीं रही है किसी एसेट का, मतलब एक तरह से सिर्फ स्पेकुलेटिव इंजन्स के फॉर्म में रन हो रही है। पैथेटिक वर्क एथिक्स। ऑल्दो इसमें जरूर WazirX वाली साइड में भी कुछ फॉल्ट रहा होगा, बट कुछ प्रेशर भी इन पे रहा होगा रेगुलेटरी, जिसकी वजह से इन्होंने विड्रॉल्स वगैरह बंद करे हुए हैं। या काफी रिस्की सिचुएशन बना हुआ है इंडियन एंड मोस्टली साउथ ईस्टर्न एशियन एक्सचेंजेस में। उसका एक तो बैलेंस शीट का कोई खबर नहीं है, उसका लिक्विडिटी का कोई खबर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इवन नो द नंबर्स वी आर सीइंग इन द स्क्रीन्स आर राइट और रॉन्ग। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस विल नॉट लेट यू होल्ड कस्टडी ऑफ योर ओन कॉइन। तो इन सब एक्सचेंजेस से आप दूर ही रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर इन जनरल मैन मैं तो सोचता हूँ कि इंडिया में क्या मतलब घटिया
माहौल चल रहा है मैन, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी सही नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट टैब में जाके उसके बारे में बात करेंगे। बट एक्सचेंजेस भी बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हैं। और हमें पता है कि जो बिटकॉइन है वो उसको फ्यूचर की जनरेशन का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के समान बोला गया है, और ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और हमें पता है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है मैन, लोग सड़कों में बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की अपॉर्चुनिटी है। ये प्रीटी मच जैसे 2006 के आसपास जब इंटरनेट ने अपने पैर पसारने शुरू करे थे, वीओआईपी कॉल्स होती थी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आजकल हम व्हाट्सएप पे कॉल्स करते हैं, इंटरनेट पे कोई भी वॉइस कॉल करते हैं। तो 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हुआ था, बिकॉज जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो लोग इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं वो इतने महंगे रेट्स देते हैं, वो इंटरनेट पे कॉल्स करें फ्री में। तो बहुत जगह पे छापे पड़े थे मैन, बैंगलोर में आईटी कॉल सेंटर्स पे और लोगों के सर्वर बंद कर दिए जाते थे, उनके फाउंडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता था, बिकॉज वो वीओआईपी टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो समझ ही नहीं आ रही थी गवर्नमेंट को। इमेजिन आज 2023 में कोई ऐसी बात करे, कितना बेवकूफ लगेगा कि आप वीओआईपी कॉल्स को बैन कर रहे हो। प्रीटी मच ये भी एक तरह के इंटरनेट के ऊपर की एक लेयर बनी हुई है, इट्स ए प्रोटोकॉल। आप उस प्रोटोकॉल की अडॉप्शन को रोक नहीं सकते हो, है ना, बिकॉज उसके 36 तरह के तरीके हैं जिससे उसको एक्सेस करा जा सकता है। और ये सिर्फ भलाई के लिए ही बना है। सारी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड बैठी है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट टैब में जाके थोड़ा बात करते हैं इस चीज के बारे में इन डिटेल। तो इस हफ्ते जैसे इंडिया का बजट आया, उसमें ये भी न्यूज आया कि जो टीडीएस का पॉलिसी पिछले साल इंट्रोड्यूस करा गया था, उस पे और स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगाए गए हैं कि अगर आप टीडीएस अपना फाइल नहीं करते हो तो उस पे उतना पेनल्टी लगेगा जितना टीडीएस अमाउंट है, प्लस उस पे 15% इंटरेस्ट लेट पेमेंट के लिए, प्लस अगर आप नहीं करते तो 6 मंथ्स का जेल। मतलब यार इंडिया में इतने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, आर यू फ्रिकिंग सीरियस, है ना। कोई मतलब उस पे कवरेज नहीं है, कोई बंदा अरेस्ट नहीं होता है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है क्राइम इंडिया में। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स का निवारण है एक ही चीज, और उसके ऊपर मतलब हम ऐसा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे इस टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को रोका जा सके। मुझे तो समझ नहीं आता कि भारत के लोगों की भलाई का काम है ये, मतलब आई डोंट नो, यू टेल। Nobody knows and that's probably the right answer. जैसे ही तुमने बताया कि 2006 में they tried to ban internet protocol of voice call because telecom operator का revenue खत्म हो जाएगा उसकी वजह से, वो अभी 2023 में बैठ के सुनने में जितना स्टूपिड लग रहा है, ये न्यूज आज से 10 साल 15 साल बाद 2033 में शायद सुनने में उतना ही स्टूपिड लगे। आई डोंट नो, दैट्स व्हाट गवर्नमेंट डज, दैट्स व्हाट एवरी टाइम दे सी अ न्यू थिंग, they first they freak out, then they try to ban it, then they try to criminalize people. अगर आप वो यूज कर रहे हो, आपको क्रिमिनल बना के जेल में डाल के डरा के लोगों का बैड मार्केटिंग करके वो उस चीज को बंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये आइडिया नहीं होते कि ये नया टेक्नोलॉजी को डील कैसे करेंगे। और उसके साथ साथ उसके पास बहुत सारे बिजनेस प्रेशर रहते हैं जो इनकम्बेंट्स होते, नए टेक्नोलॉजी की वजह से इनकम्बेंट्स की बिजनेस पॉलिसी डिसरप्ट हो जाते हैं, और दैट्स व्हाई इनकम्बेंट्स डोंट वांट न्यू टेक्नोलॉजी टू कम इन। The same reason BSNL didn't want voice over LTE to come in, but you cannot stop technology at the same time। ये सॉफ्टवेयर है, ये मैथ है, एंड ये कोड है जो इंटरनेट की वायर्स में फैलता है। आप इसको ना देखा तो कर सकते हो, बट इसको बंद नहीं कर सकते। अगर हम ये देखें कि इसके हजारों तरह के यूज केसेस है मैन, और हमें पता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसीवर्स ऑफ रेमिटेंस है ना। और रेमिटेंस की ये फालतू के कंपनियां बीच में वेस्टर्न यूनियन बैठी हुई हैं जो इतना 10-20-20-30% कट लेती हैं, और एल सल्वाडोर जैसी जो समझदार गवर्नमेंट्स है वो ऐसे मिडल मैन को कट आउट करने की कोशिश करती हैं ताकि उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो लोगों को मिल सके। और अगर आप पूरा ओवरऑल सिस्टम पे बैन लगा रहे हो, आप सोचो ना, जो यूएसडीटी है वो प्रीटी मच स्टेबल कॉइन्स है, वो डॉलर का ही एक तरह का फॉर्म है, और बहुत सारे लोग अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पेमेंट्स के लिए यूएसडीटी में पे करना चाहते हैं। तो आप सोचोगे कितना ज्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है अगर यूएसडीटी की पेमेंट्स को, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए अलाउ करा जा सके। और जो क्लाइंट है उसके परस्पेक्टिव से सोचो, जो यूएस में या बाकी देशों में क्लाइंट्स बैठे हुए हैं उनके लिए कितना इजियर है यूएसडीटी में पेमेंट करना इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, अदर देन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट करना, राइट।
तो वो यूएसडीटी से पेमेंट करना चाहता है, कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जिसने वो पेमेंट रिसीव करना है, उसके लिए राइट। आप फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो हर ट्रांजैक्शन पे। जबकि वही ट्रांजैक्शन अगर बैंक के थ्रू आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि जो क्लाइंट है उसके लिए डॉलर हाथ में पड़ा या यूएसडीटी है, दोनों का सेम वैल्यू है। ये तो मैं एक यूज केस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ यूज केसेस होंगे। आप ऐसे सारे यूज केसेस को बंद कर रहे हो और अपने देश के अंदर कितनी बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है उस पर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो। तो मुझे नहीं पता मैन के ये पॉलिसीज कौन बना रहा है, पर समझदार नहीं है वो लोग, मतलब एटलीस्ट वो कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि हम कौन से बहुत सारे यूज केसेस हैं जिससे हम अपने देश के लोगों का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटली। एंड आई थिंक ये पूरे क्रिप्टो एंड बिटकॉइन कम्युनिटी के साथ पॉलिसी मेकर का एक रैशनल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, जहाँ पे दोनों साइड को बैठ के ये बातें करना चाहिए कि अभी टेक्नोलॉजी जो आया हुआ है उसको बंद तो नहीं कर सकते। वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट फ्रेंड सेज बिटकॉइन इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। वंस इट इज इन्वेंटेड, you might not like it, but you cannot afford not to have a policy about it, क्योंकि बाकी देश करेंगे अगर तुम नहीं करते हो तो। So once nuclear technology has been invented in 1935, within next 5 or 6 years, every nation, every state out there after World War 1945, every nation state has to come up with their nuclear policy. Somebody said like हम लोग रिसर्च करेंगे, somebody said like हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, somebody said हम पब्लिक डोमेन में रिसर्च करेंगे, some said हम प्राइवेट में रिसर्च करेंगे, बट कोई भी ये नहीं बोल पाया कि हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे या न्यूक्लियर को बैंड कर देंगे। क्योंकि आप एज अ रैशनल नेशनल पॉलिसी मेकर ये कभी बोल ही नहीं सकते, ये नेशनल डिफेंस की मामलों में आ जाते हैं। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर बिटकॉइन, इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। अगर आपके देश बिटकॉइन के ऊपर प्रोग्रेसिव पॉलिसी नहीं लगाते और आपके नेबर उसके ऊपर लगाते, एक तो आपके देश से ब्रेन ड्रेन होगा, दूसरे आपके देश का इकोनॉमी धीरे धीरे क्रम्बल होगा जो बाकी देशों में बैठता जाएगा। एंड आप वहां पे बैठे रहोगे और देखोगे कि आपके देश एंड आपके पॉलिसी एंड आपके करेंसी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कहीं पे तो रैशनल सिटीजन्स एंड रैशनल बिजनेस मेकर्स के साथ पॉलिसी मेकर की बात होना चाहिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट करना, ऐसे लोगों को डराना is actually not going to help the policymakers, not going to help the national economy, not going to help the people. और ये पूरा सॉफ्टवेयर का ही फील्ड है, एंड यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, है ना। और इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो सबसे बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बनी है उससे उसी देश का फायदा होगा जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, है ना। और जो सारा सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, थिंक अबाउट दैट, जो भी प्रोग्रेसिव देश है ना, जैसे एल सल्वाडोर है, वो सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनको बुला रहे हैं कि हमारे उधर आके डेवलप करो। आपके देश के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं, आप ऐसी इनोवेटिव पॉलिसीज ला के अपने देश के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बंद करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर आपके देश के अंदर ही लोग ये टेक्नोलॉजी तो यूज करेंगे ही, वो दूसरे देशों का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो जो आपके पास डेटा आना था, वो देश के अंदर की कंपनियां अगर वो सॉफ्टवेयर, वो वॉलेट्स, वो एक्सचेंजेस सारा देश के अंदर डेवलप करेंगे, वो डेटा देश के अंदर रहेगा, आपके पास वो डेटा का भी एक्सेस रहेगा, वो सारा डेटा भी देश के बाहर जा रहा है। आई डोंट थिंक ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव या थॉटफुल पॉलिसीज है। बट एनीवे, मूविंग ऑन, विली वू जो ऑन चेन एनालिसिस करते, ऑन चेन एनालिसिस का मतलब होते लुकिंग एट द डेटा ऑफ द डिफरेंट नेटवर्क ऑफ द चेन, predominantly Bitcoin blockchain, and figuring out the market sentiments from that data. उन्होंने बताया कि exchange inflow monitor से दिख रहा है in this section of the region कि हर weekly कोई तो बहुत सारे liquidity exchange में डाल रहा है, एंड उसका मानना यह है कि ये कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो सकता है। प्रोबेबली सम बिग इंस्टीट्यूशन इज ट्राइंग टू बाई अप अ लॉट ऑफ द स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी इनसाइड सम बिग एक्सचेंजेस। और विली वू का एनालिसिस इसलिए भी बढ़िया था क्योंकि उन्होंने ये एनालाइज करा कि ये जो स्टेबल कॉइन्स की लिक्विडिटी आ रही है बिटकॉइन में, और उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात भी करी थी, और ये लिक्विडिटी सिर्फ वीकडेज के टाइम आ रही है, और वीकडेज के यूएस के टाइमिंग्स के हिसाब से आ रही है, यूएस के डे के टाइमिंग्स के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जो यूएस में लोकेटेड इंस्टीट्यूशंस है वो दिन के टाइम में यूएस में ही बाय कर रही है। तो इससे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद जो लिक्विडिटी आ रही है ये एशिया से नहीं आ रही है या कहीं और से नहीं आ रही है, ये यूएस के अंदर ही बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाय करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और
मेरा तो ये भी मानना है कि हो सकता है कि यूएस के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस हो जो शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे हो, और क्योंकि बिटकॉइन में एक बड़ी स्पाइक आई है इस महीने, तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशंस है तो आप बड़े लॉस में चल रहे हो सकते हो, और अगर बिटकॉइन का प्राइस फर्दर बढ़ता है तो आपके लॉसेस और भी बढ़ सकते हैं, तो अपने लॉसेस को एक तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस। टोटली हो सकता है, मेक्स टोटल सेंस। ये न्यूज में ये दिखाया जा रहा है कि किसी ने अपना सिटीजनशिप ही चेंज कर लिया है टुवर्ड्स एल साल्वाडोर, जो चीज के बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि जब एक गवर्नमेंट अपने देशों में ऐसे प्रोग्रेसिव करेंसी, ऐसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेके आते हैं जहाँ पे ये जो नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल बन सकते हैं जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो गवर्नमेंट आके बोल रहे हैं कि दिस इज आवर बेड, we have the regulatory framework, we have all the facilities you need in order to come here, live and build your business। तो बहुत सारे लोग ये स्टेप उठाएंगे बिकॉज लेबनान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, ऐसे बहुत सारे देशों में जहाँ पे करेंसी क्राइसिस हो रहा है, लोगों को ढंग का लिविंग स्टाइल नहीं मिल रहा है, लोगों अपना स्टैंडर्ड बिजनेस पॉलिसी नहीं बना पा रहा है, वहां पे अगर लोग ऑप्शन ढूंढ रहा है तो लोग को ऐसे ही दूसरे देशों का ऑप्शन मिलेगा। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेन ड्रेन। एंड कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लोग को ऊपर ऐसे रोक नहीं सकते कि आप मेरे देश छोड़ के कहीं और देश में नहीं जा सकते। अगर आपके देश का पॉलिसी खराब है, लोग आपके देश में नहीं रहेगा, एज सिंपल एज दैट। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। एंड ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल ट्विटर में ऑलमोस्ट हर हफ्ते दिख रहा है जहाँ पे लोग इवन यूएस, कनाडा, यूरोप से लेके एल साल्वाडोर में शिफ्ट हो रहे हैं। करेक्ट, क्या बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है मैन एल साल्वाडोर ने। एक तो वहां पे वो बिटकॉइन सिटी का निर्माण कर रहे हैं जो कि एक पूरा शहर रहेगा डेडिकेटेड बिटकॉइनर्स के लिए। सेकंड, उन्होंने लीगल टेंडर तो साल से भी ऊपर हो गया है जो बिटकॉइन को घोषित करा था। एंड थर्डली, उन्होंने सारे टैक्सेस जीरो करे हुए हैं बिटकॉइन के ऊपर, तो कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, कोई फ्रिकन कोई किसी तरह का टैक्स नहीं है। आप वहां पे जाओ, आप सिटीजनशिप लो, आप बिटकॉइन का जितना मर्जी ट्रेड करो लोकल फिएट करेंसी में, विद इन 6 मंथ्स आपको बैंक अकाउंट भी दे देते हैं। अगर आप यूएस सिटीजन हो तो आपको जो भी आपका अप्रिसिएशन आएगा अपनी अपनी क्रिप्टो में बिटकॉइन पे, अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको उसका 40%, 30-40% टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। वही अगर आप एल साल्वाडोर में जाते हो, वहां का सिटीजनशिप लेके सेम ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। वहां की गवर्नमेंट चाह रही है कि दुनिया भर से टूरिस्ट वहां पे आए, और वो जो नॉर्मल जीएसटी या सेल्स टैक्स या वैट वगैरह जो नॉर्मल रहता है ना सेल्स के ट्रांजेक्शन्स पे, वही टैक्स है। तो इसका मतलब आप आओ, अपना बिटकॉइन स्पेंड करो, और जो गवर्नमेंट है वो सेल्स टैक्स के जरिए अपना इनकम कमाएगी। ये हुई ना प्रोग्रेसिव पॉलिसी, और बाकी सारे तरह के टैक्सेस को जीरो कर दिया गया है। और ये हमने देखा है सॉवरेन इंडिविजुअल बुक में भी ये थोड़ा मेंशन करा गया है कि पूरी दुनिया में ऐसे ज्यूरिसडिक्शंस बन जाएंगे जिसको जियोग्राफिक आर्बिट्राज भी बोला जाता है। कुछ दुनिया के देश और गवर्नमेंट्स रहेंगी जिनकी पॉलिसीज रिग्रेसिव रहेंगी, और कुछ देश रहेंगे जिनकी पॉलिसीज बहुत ही बढ़िया रहेंगी, फॉरवर्ड लुकिंग रहेंगी, और लोग ऐसे सिटाडेल्स बनाएंगे बिटकॉइनर्स ऐसे देशों में जाके, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट मैन। Totally. Yeah, we can only hope that our government will eventually realize and eventually like figure their path out of it. But the hope is very slight, and most of the time, the governments don't usually find their path. It seems like these are the kind of government that are like going in the upward direction, while US, Canada, or जैसे भी mostly established बड़े देशों हो गए, they are the government who are going towards the downward direction, or we might be looking at a huge kind of like huge amount of brain drain from all these declining governance region to the ascribing governance regions। एंड ये काफी सालों से चल रहा है। यूएस में भी बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई लाइफस्टाइल एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट दैट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। बहुत सारे लोग इवन फ्रॉम सिलिकॉन वैली, Los Angeles, New York, they are saying like it's not worth it anymore, let's go to other places। and people will keep looking for options। अगर आपके गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर वहां पे कुछ प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, then you should really vote out your government from power। बिल्कुल, मूविंग ऑन। उसी के साथ चलते हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक, ब्रिटशाला। So we had our inaugural launch of our study group, which is Andreas Antonov का Mastering Bitcoin का cohort
which last for 6 weeks, जिसका पहला इंट्रोडक्टरी कॉल कल था, जहाँ पे हमारे साथ कुछ 25 participants थे who will be going with this study group with us for next 6 week. And we had Adam Jonas from Chain Code Lab New York, who has been spearheading Bitcoin technical education for ages, for years now. He came in and gave a very nice presentation over why the importance of this thing, why people should study, why people should know about it. So it was very interesting. Unfortunately हमारे registration अब बंद हो चुके हैं. So if you are interested to know what we are up to, check out bitshala.org. We will be coming up with a lot more interesting programs and tutorials and resources, ताकि इंडिया का जो बिटकॉइन डेवलपर्स है, जो अपकमिंग एस्पायरिंग डेवलपर्स है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स IITs NITs एंड बहुत सारे जगह से आके यहाँ पे ये फील्ड में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं. सो हमारा काम उन्हीं के पास एक गाइडलाइन, एक गाइड पोस्ट देने का है. सो we just started our journey and we hope to provide value along the path. एक चीज दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आप बिटशाला का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. ऑल्दो उस पे टेक्निकल कंटेंट ही रहेगा, बट अगर आप टेक्निकल कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली चेकआउट करें यूट्यूब चैनल को बिटशाला का. Totally, yes. उसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे बुक ऑफ द वीक. इन बुक ऑफ द वीक वी हैव प्रोग्रामिंग बिटकॉइन टुडे. तो अगर आप बिटकॉइन डेवलपर बनना चाहते हो एंड इफ यू हैव अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, यू हैव डन योर कंप्यूटर साइंस डिग्रीज और यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इन IT इंडस्ट्री एंड यू वांना गेट इनटू बिटकॉइन डेवलपमेंट, दिस इज बेसिकली अ सेमिनल टेक्स्ट बुक. पूरा बुक एक ट्यूटोरियल है जो पाइथन में लिखा हुआ है एंड चैप्टर वाइज एक के बाद एक बिटकॉइन का हर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं विथ एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल कोड. और अगर आप ये बुक को फॉलो करते हो तो पूरा बुक खत्म करने के बाद आपके पास एक खुद का बिटकॉइन कस्टम बिटकॉइन पाइथन लाइब्रेरी रहेगा, जो लाइब्रेरी यूज करके आप ट्रांजैक्शन बना सकते हो, एड्रेसेस निकाल सकते हो, प्राइवेट की पब्लिक की मैनेज कर सकते हो, ब्लॉक्स बना सकते हो, ब्लॉक्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो एंड खुद का अपना ओन डमी ब्लॉकचेन भी बना सकते हो. तो जो लोग बिटकॉइन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, मैं हमेशा यही बुक सजेस्ट करता हूँ, मास्टरिंग बिटकॉइन एंड प्रोग्रामिंग बिटकॉइन. दीज आर द टू टेक्स्ट बुक्स दैट यू नीड टू कवर वन वे और अदर. सो आज का हमारा बुक का टॉपिक इसीलिए प्रोग्रामिंग बिटकॉइन है. गो चेक दैट आउट. बट अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये बुक आपके लिए नहीं है. दिस बुक इज प्रीडोमिनेटली फिल्ड विथ पाइथन कोड एंड वेरी इन्वॉल्व्ड मैथमेटिकल एंड क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स. हम जिमी सॉन्ग के ट्वीट्स के साथ चाहे एग्री ना करें, पर जिमी सॉन्ग ने ये बुक लिखा है और हम उसके लिए उनका काफी रिस्पेक्ट करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बुक लिखा गया है. Totally. One of the very good Bitcoin resources out there. And मैं जब अपना Bitcoin development जानने चालू कर रहा था, this book helped me a lot. So definitely check that out. उसके Moving साथ on. चलते हमारे tweet of the week में. Bitcoin is the only asset in the world where there is no market-based supply response to an increase in demand. Due to proof of work and the difficulty adjustment, the only supply response is increasing the real value of the remaining coins. The price go up is programmed. अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो या आप अगर बिटकॉइन में स्पेक्यूलेट करते हो, आपके कोई भी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट थीसिस हो सकता है. बट अगर आप ये वाला ट्वीट समझ लिए, दिस इज लाइक द इन्वेस्टमेंट थीसिस ऑफ बिटकॉइन. बिटकॉइन का डिमांड चाहे कितना भी ज्यादा हो जाए, बिटकॉइन का सप्लाई कभी नहीं बढ़ेगा. एंड अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कभी नहीं बढ़ता है तो क्या होता है? उसका प्राइस बढ़ जाता है. And that's why number go up, and number go up technology is kind of like hard coded inside the protocol itself, and there is no other way it can go on. And once you understand this, you don't have to calculate ROI of Bitcoin. आपको 1 साल में रिटर्न नहीं चाहिए, आपको 2 साल में रिटर्न नहीं चाहिए. अगर ये आज सही है, ये 10 साल बाद भी सही रहेगा, 50 साल बाद भी सही रहेगा, 100 साल बाद भी सही रहेगा. तो आपको बस बिटकॉइन एक्यूमुलेट करना है और चुपचाप अपने शांति से अपना जिंदगी जीना है, और बिटकॉइन का प्रोग्रामिंग उसका अपना काम करता रहेगा. इसका एनालॉजी मैं गोल्ड के साथ देना चाहूंगा कि जिसको एक तरह से साउंड मनी बोल देते हैं पास्ट का, पर गोल्ड के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब भी गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ता है
तो जो गोल्ड माइनिंग की कंपनीज है वो नई माइन सेटअप करती हैं, धरती में और डीपर जाके गोल्ड को डिग करने की कोशिश करती हैं, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा प्राइस मार्केट में मिल रहा होता है। तो वो हर एक एंगल से जहां से भी वो ज्यादा गोल्ड निकाल सकते हैं और निकालने की कोशिश करती हैं। और इन अदर वर्ड्स गोल्ड का जो ज्यादा सप्लाई भी मार्केट में आ जाता है टू कवर दैट डिमांड। पर बिटकॉइन में ऐसा राइट, बिल्कुल नहीं होता। राइट। बिटकॉइन के केस में अगर प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए, उसकी सप्लाई सेम का सेम रहेगा, सप्लाई नहीं बढ़ सकता है। एंड दैट्स द रीजन जिसको एनजीयू टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, नंबर गो अप। तो टोटली। इसका नंबर सदा ही बढ़ता रहेगा। एंड इकोनॉमिक टर्म में इसको बोलते हैं सप्लाई इलास्टिसिटी, मतलब डिमांड अगर खींच रहा है तो सप्लाई भी खींच जाता है उसके साथ। ये हर कोई कमोडिटी के ऊपर काम करता है। एवरी कमोडिटी हैज सप्लाई इलास्टिसिटी। अगर कॉपर का डिमांड बढ़ जाए तो कॉपर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अगर आयरन का डिमांड बढ़ जाए आयरन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, राइट? मार्केट ऑलवेज adjust for the increasing demand. Bitcoin is probably Bitcoin is not probably Bitcoin is the only thing that exists in the world jiska supply is perfectly mathematically guaranteed to be inelastic. अगर जितना भी डिमांड बढ़े इसका सप्लाई बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई लाइक इट्स अ रेवोल्यूशनरी थिंग, that's why it's a revolutionary technology. It's not just a money, it's a new kind of economic good that we haven't seen before in the entire human history. That's why it's a big thing, and that's why you should care about it, that's why you should be excited about it, and that's why you should talk about it. So हम वही कर रहे हैं, आपको यही बात बताने के लिए इतना कुछ बताते, लास्ट में समराइज करके we give you the punchline, the ideal, the ultimate investment hypothesis of why Bitcoin. So उसी के साथ बिल्कुल। चलते हैं हमारे मीम ऑफ द वीक। बिटकॉइन अंडरमाइंस द फेडरल रिजर्व सिस्टम, इट्स गोइंग टू जीरो, एंड द कॉन्टेक्स्ट इज हमारा सबका प्यारा बुद्धा डाडू, जो इन्वेस्टमेंट दुनिया का चार्ली मंगर। मेसिया कहा जाते हैं, एंड ही डजंट लाइक बिटकॉइन, जस्ट लाइक नॉट एट ऑल। banks doesn't like Bitcoin, all the big businesses doesn't like Bitcoin, so a 99-year-old investment guru doesn't like Bitcoin. Is it that surprising? I don't think so. और जो हैरानी वाली बात है, जो ये मीम दर्शा रहा है कि चार्ली मंगर इस हफ्ते आए थे किसी मीडिया आउटलेट पे, और उन्होंने आगे बहुत फंड क्रिएट करा बिटकॉइन के अगेंस्ट। पर उनका जो फंड था ना, उसके अंदर वो खुद अपने आप से कॉन्ट्राडिक्ट करे जा रहे थे। एक जगह तो वो बोल रहे थे कि वो उनको बिटकॉइन इसलिए पसंद नहीं है कि वो जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसको अंडरमाइन कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि उनको बिटकॉइन इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो जीरो पे चला जाएगा अल्टीमेटली। तो उनको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा बटन दबाना है। वो लग रहा था सिर्फ आगे ब्लैबर कर रहे हैं, उनको समझ 1% की भी नहीं है बिटकॉइन का, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि ये क्या है, ये कैसे चलता है। और ये हम इन जनरल देखते हैं, मैन के जो ये बूमर्स हैं, ये जो पुराने बुढ़े बैठे हुए हैं, इनको टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है। ये दुनिया को पुराने तरीके से ही समझने की कोशिश करते हैं, और जो पोस्ट इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कैसे चल रही हैं या इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मतलब हमें इनकी जो ओपिनियंस है उनको सीधा डिसरिगार्ड ही करना चाहिए। Or we can make fun of them, or we can make meme out of them. So Make meme out of it. Yep. that's what Bitcoiner does. We make meme out of it. And बिल्कुल। at this point, I am तो even surprised is like क्यों ये लोग, ये मीडिया वाले इन लोगों को बुला के बिटकॉइन के बारे में पूछते ही है, मतलब पूछना ही क्यों है? लाइक वी ऑलरेडी नो देयर ओपिनियन फ्रॉम ईयर्स अगो, फिर वही बात पूछ पूछ के आई थिंक द मीडिया आल्सो मेक्स फन ऑफ देम कि एक बार फिर से देखते हैं कि बुढ़ा क्या बोलता है। बिल्कुल। and then they say something outrageous which is clearly like they haven't done their homework, they don't understand this thing. Then media says that कि चार्ली मुंगर ने ये बोल दिया, राइट, जेमी डायमंड ने ये बोल दिया। सो ये तो चलता ही रहता है, ये काफी सालों से चल रहा है, एंड वी डोंट इवन गेट अफेक्टेड। पहले तो इसके ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस भी फ्लक्चुएट करता था। जेमी डायमंड ने कुछ खराब बोल दिया बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन गोइंग 10% डाउन। राइट नाउ इवन द प्राइस डजंट इवन केयर। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का समाचार। वी होप दैट यू गाइस लाइक्ड इट। अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आप विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे ट्विटर पे डीएम करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो करें। एंड देन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने बाकी बिटकॉइनर दोस्तों के साथ शेयर भी करें। Totally. I hope you guys enjoyed this one, and see you on the next one.
बाय बाय। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।